Hello, dear bankers. I, Purva, welcome you all to this EduTabs platform. So, if you are preparing for CAIB December 2026, this series CIB on the go is a perfect series for you. जहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट को इस तरीके से कवर अप कर रहे हैं कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन कंप्लीटली अच्छे से हो पाए. सो अगर आप इस सीरीज के कंटेंट्स को फॉलो करते हैं तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, राइट. सो आज हम ABFM के लेक्चर नंबर 5 पर हैं, जहाँ पर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है वो खत्म हो जाएगा, राइट. बट जैसे कंटेंट अंडरस्टैंडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेम वे से आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब CAIB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? सो फॉर दैट वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट. इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए आपको क्या करना है? इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए आपको एडुटैब की वेबसाइट पर जाना है. एग्जाम सेक्शन में जाएंगे, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, एग्जाम सेक्शन में जाएंगे, देन CAIB पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ फ्री मटेरियल मिल जाएगा. और या फिर शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए. आप यहाँ पर आ जाएंगे, डाउनलोड कैप PYQs पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा. यहाँ पर इस फ्री ई बुक में आपको क्या क्या मिलेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए MCQ और डिटेल सिलेबस मिलेगा. सो इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कैसे करना है? आपको सिर्फ अपनी कुछ डिटेल्स फिल आउट करनी है. डाउनलोड फ्री ई बुक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये डॉक्यूमेंट आपकी डिवाइस में आ जाएगा. और हाँ, इससे एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है. आपको इंसाइट मिल जाएगा कि कैसे पेपर आ रहे हैं, राइट. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. हमारा आज का टॉपिक जो कि ऑर्गेनाइजिंग का एक कंटिन्यूड पार्ट रहेगा, ठीक है ना. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की आज हम बात करेंगे. क्या है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर? मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसकी हेल्प से हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि काम कैसे डिवाइड होगा, अथॉरिटी कैसे बांटी जाएगी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्या होंगे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा. रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स का मतलब होता है हु विल रिपोर्ट टू हूम, ठीक है ना, कि कौन किसको रिपोर्ट कर कर चलेगा, ठीक है ना. और कम्युनिकेशन किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो होगा ये भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से ही हमें पता चलता है ना. जैसे हमारे पास ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कि ये सुपीरियर है, इसके नीचे 3 सबॉर्डिनेट्स हैं, फिर इन सबॉर्डिनेट्स के नीचे सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं. सो यहाँ पर काम जो है वो ये जो मेन हेड है, जो सुपीरियर है, आप इसको अगर बैंक के हिसाब से लो तो आप इसको जनरल मैनेजर भी कह सकते हो, ठीक है ना. तो ये जो जनरल मैनेजर है ये सबको काम दे रहा है. इन्होंने इस A पर्सन को, B पर्सन को, C पर्सन को काम दिया, फिर इन्होंने आगे अपने अपने डिपार्टमेंट में वो काम बांट लिया. तो कम्युनिकेशन कैसे चलेगा? जैसे अगर इनको, है ना, इनका नाम सोहन रख लेते हैं, कि अगर सोहन को जनरल मैनेजर से कम्युनिकेट करना है तो जो सोहन पहले C के पास जाएगा एंड देन C से जनरल मैनेजर तक कम्युनिकेशन होगा. सेम वे से जनरल मैनेजर से जो कम्युनिकेशन आएगा वो पहले C के पास आएगा एंड देन फिर सोहन के पास आएगा. तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि कैसे काम बटेगा, कैसे अथॉरिटी मिलेगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा अपने काम की, और कम्युनिकेशन कैसे चलेगा. तो दो टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारे पास होता है. एक हमारे पास फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और एक हमारे पास इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. नाम से ही क्लियर है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर से रिलेटेड. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ने बनाया है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स स्मूथली अचीव हो सके, है ना. जैसे अभी हमने जो जनरल मैनेजर वाला एग्जांपल लिया वो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है ताकि रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली सेटअप हो सके, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्लियरली सेटअप हो सके, है ना. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो CEO है उसने दो डिपार्टमेंट्स बनाए, एक ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट. ऑपरेशंस के एम्प्लॉयज हो गए और ये हमारे फाइनेंस के एम्प्लॉयज हो गए. ये मेरे लिए क्या है? एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है. आपका बैंक है, आपके बैंक में सबसे पहले आ जाएगा क्या? ब्रांच मैनेजर. फॉर्मल की अगर मैं बात करूं, ब्रांच मैनेजर के नीचे एक आ जाएगा HR डिपार्टमेंट, एक आ जाएगा अकाउंट डिपार्टमेंट, एक आ जाएगा आपका उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है ना, एक आ जाएगा आपका लोन डिपार्टमेंट. तो इस तरीके से जो डिपार्टमेंट्स आपके बनेंगे ये क्या है? फॉर्मल स्ट्रक्चर है. HR डिपार्टमेंट में भी कुछ लोग होंगे, अकाउंट्स में भी होंगे, फाइनेंस में भी होंगे, लोन में भी होंगे. इस तरीके से डिपार्टमेंट बन जाएंगे. ये सब क्या है? ये सब के सब एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है. यहाँ पर फायदा क्या है? यहाँ पर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होती हैं, अथॉरिटी सबको पता है, सबको अपने ऑफिशियल रिपोर्टिंग पता है कि अपने काम की रिपोर्ट किसको देनी है, ठीक है ना. तो
ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए एक नींव जो है वो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रखता है, और हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ज़रूर होता है, बिकॉज उसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का काम चलता है, राइट तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो सब बेनिफिट क्या है, एलोकेशन ऑफ वर्क प्रॉपर होगा, तरीके से काम डिवाइड होगा, तरीके से काम जो है आप तक आएगा, है ना, एक फॉर्मल रूट के थ्रू आपके पास काम आएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे, काम डबल नहीं होगा क्योंकि काम डिवाइड जो है वो एक प्रॉपर मैनर में किया गया है। इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, इसकी वजह से चेन ऑफ कमांड, जो हमने लास्ट लेक्चर में यूनिटी ऑफ कमांड भी पढ़ा था, कि जो ऑर्डर फ्लो है वो आपका ठीक से चलेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर कंप्लीट फोकस रहता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, जहां पर मोटिव यही है कि आपका काम प्रॉपरली हो पाए, राइट। फिर अब डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज की डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है, बिकॉज आपको फॉर्मल रूट्स को फॉलो करना है, आप फॉर्मल रूट्स को ब्रेक नहीं कर सकते हो, तो अगर आप फॉर्मल रूट्स को ब्रेक नहीं कर सकते हो तो डिसीजंस लेने में टाइम लगता है, क्विक डिसीजन मेकिंग यहाँ नहीं हो सकती है। उसके बाद फोकस जो है वो हमारा सारा का सारा कहाँ है, प्रोडक्टिविटी पर है, फोकस हमारा सारा का सारा एफिशिएंसी के ऊपर है, तो एम्प्लॉय की सोशल नीड्स जो हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। एक एम्प्लॉय है, ऑर्गेनाइजेशन में आया, तो उसके कुछ सोशल नीड्स भी उसको फुलफिल करनी है ना, कि उसको पीयर्स में रिस्पेक्ट मिले, उसका पीयर्स के साथ टीम बॉन्डिंग जो है पीयर्स वगैरह की वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, तो वैसे सोशल नीड्स में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली इसको इग्नोर कर कर चलता है। और साथ ही साथ जो है काम के ऊपर फोकस ज़्यादा होता है और रिलेशनशिप बिल्डिंग पर फोकस कम होता है अंडर द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब आती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, आप भी ऑफिस जाते हो, है ना, तो आप जब ऑफिस जाते हो तो वहां पर अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मल रिलेशंस यू डेवलप सम इनफॉर्मल रिलेशंस, जो आपकी एक सोशल नीड का पार्ट है ना। आपके फ्रेंड्स बनते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप लंच ब्रेक एंजॉय करते हो, जिनके साथ आप टी ब्रेक्स एंजॉय करते हो, जिनके साथ आप अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हो, ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनके साथ आप अपनी इवन प्रोफेशनल लाइफ भी शेयर कर लेते हो, कि क्या चल रहा है, आप उसके बारे में कई बार कोई डिसीजंस लेने होते हैं, उन सब चीज़ों में आप उन्हें अकोमोडेट करते हो। तो जो फ्रेंडशिप वाले रिलेशंस हैं जो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलप हुए, वो क्या है, वो सभी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ऐसा नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस जो लोगों के बीच में नेचुरली डेवलप हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर्मल स्ट्रक्चर है तभी इनफॉर्मल है ना। फॉर्मल स्ट्रक्चर की वजह से ही आप अगर बैंक नहीं जाते, आप एक पर्टिकुलर ब्रांच में नहीं जाते, तो आपके पर्टिकुलर फ्रेंड्स नहीं बनते, है ना। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होने की वजह से आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, और कहीं ना कहीं जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है वो फॉर्मल स्ट्रक्चर को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी सोशल इंटरैक्शंस, एक्सपीरियंसेस का शेयर होना, कॉमन इंटरेस्ट की वजह से फ्रेंड्स बनना, फ्रेंडशिप ट्रस्ट का रिलेशन होना, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यहाँ पर चलता है अंडर द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके फायदे और नुकसान देख लें, तो इसका फायदा बहुत फास्ट कम्युनिकेशन। आपको कोई काम करवाना है किसी और डिपार्टमेंट से, अगर आपका वहाँ कोई फ्रेंड है तो आप उसे फ़ोन करते हो और अपना काम इमीडिएटली करवा लेते हो इन केस ऑफ नीड्स, है ना। अदरवाइज तो आप फॉर्मल रूट्स को ही फॉलो करते हो, है ना। कभी जल्दी में आपको कोई डिसीजंस लेने हो, जल्दी में आपको कोई काम करना हो, तो आप ऐसे हेल्प्स वगैरह ले लेते हो जो कि आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कर कर चलता है, ठीक है ना। आपकी सोशल, आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो पूरी होती हैं विद द हेल्प ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज का मोराल बढ़ता है, आपके एम्प्लॉय फीडबैक जो है वो इम्प्रूव होते हैं। टीम वर्क, कॉपरेशन अगर आपकी किसी के साथ बनती है तो आप उसके साथ हर तरीके से एडजस्ट करने को रेडी हो जाते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ योर वर्क, है ना। तो टीम वर्क बढ़ता है, कॉपरेशन बढ़ती है, और मैनेजमेंट को अगर चेंजेस लाने हो, आज के लेक्चर में हम मैनेजमेंट चेंजेस की बात भी करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस की बात करेंगे, तो अगर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाना चाहती है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सपोर्ट करती है, कि लाइक मेरा फ्रेंड अगर चेंज को अडॉप्ट कर रहा है तो मैं भी उस चेंज को अडॉप्ट
कर लेता हूँ, ऐसी अप्रोच रहती है। अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान है सबसे बड़ा रूमर्स, है ना, कि रूमर्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, गॉसिपिंग होती है, तो गॉसिपिंग की वजह से झूठ मूठ की बातें जो हैं वो ज़्यादा स्प्रेड होती हैं। अथॉरिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पर, इसको कंट्रोल करना, मैनेज करना मुश्किल है, बिकॉज पीपल गो बियॉन्ड देयर लिमिट्स, दे शेयर एक्स्ट्रा एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन टू अदर्स इन द केस ऑफ फ्रेंडशिप्स दे हैव, है ना। तो पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर सुपीरियर रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। और जहाँ ये चेंज मैनेजमेंट में हेल्प करता है, वहीं कहीं ना कहीं रेजिस्ट भी करता है, कि अगर मेरा फ्रेंड नहीं इस चेंज को एक्सेप्ट कर रहा तो आई विल ऑल्सो नॉट एक्सेप्ट, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंजेस जो है वो रेजिस्ट आपके हो जाएंगे इन केस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया। हमने दो टाइप पढ़े, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। हमने लास्ट लेक्चर में भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात की थी, जहाँ पर हमने लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल स्ट्रक्चर, है ना, वो सब किया था। दैट वाज ऑन डिफरेंट बेसिस, ये आपका रिलेशंस के बेसिस पर है, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल रहेगा। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में। कंपैरिजन क्या रहेगा कि ये मैनेजमेंट बनाती है, ये नेचुरली डेवलप होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है, ये आपकी सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करता है, ये डिफाइंड है, ऑफिशियल है, ये फ्लेक्सिबल रहता है हमारा इनफॉर्मल, और अनऑफिशियल रिलेशंस जो है वो यहाँ पर डेवलप होते हैं। अथॉरिटी डिफाइंड है, यहाँ पर पर्सनल इन्फ्लुएंस के बेसिस पर चलता है, तो कोई अथॉरिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू चलता है, यहाँ कम्युनिकेशन आपका इनफॉर्मल तरीके से रहता है। रूल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। इनफॉर्मल है तो कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं, स्टेबल रिलेशंस रहते हैं हमारे फॉर्मल में, लेकिन हमारा जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी डायनेमिक लेवल का रहता है, काफ़ी चेंज होता रहता है। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, ना कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से क्या मतलब है, शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, जो कि एक एम्प्लॉयज़ को गाइड करेंगे कि कैसे एम्प्लॉय को सोचना है, कैसे एम्प्लॉय को बिहेव करना है, कैसे एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरैक्ट करना है, वो मेरे पास कहाँ आ जाएगा, वो मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, कल्चर में आ जाएगा। ठीक है ना। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक पर्सनैलिटी होती है ना। कहीं टीम वर्क इंपॉर्टेंट होता है, कहीं इनोवेशन इंपॉर्टेंट होती है, कहीं टारगेट इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही हमारे लिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है। लाइक हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग, उनकी वर्किंग किस तरीके से, कहीं ना कहीं वही उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बना दिया जाता है। ठीक है ना। थोड़ा सा टाइप्स पढ़ते हैं और क्लैरिटी होगी इसके बारे में। टाइप्स में सबसे पहला टाइप जो है वो मेरे पास है क्लैन कल्चर। क्लैन कल्चर में आप एक फैमिली बिजनेस इमेजिन कर लो, है ना, जहाँ पर हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है ना। इनकी टैगलाइन भी क्या होती है, वी आर वन फैमिली। और यहाँ पर फोकस किस पर किया जाता है, फोकस किया जाता है पीपल के ऊपर। ठीक है ना। हमें एक फैमिली है तो यहाँ पर कोलैबोरेशन, टीम वर्क, एम्प्लॉय डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से रहती है। स्टार्टअप्स, छोटे बिजनेसेस, फैमिली बिजनेसेस में ये चीज़ देखी जाती है कि सब लोग मिल बांट कर जो है वो काम करते हैं। दैट इज़ द क्लैन कल्चर। ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एडोक्रेसी कल्चर। एडोक्रेसी कल्चर में फोकस हमारा किस पर रहता है, फोकस हमारा रहता है आइडियाज़ पे। एआई स्टार्टअप मान लो, या गूगल, टेस्ला, आप ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पर ले सकते हो कि यहाँ पर क्या चाहते हैं ये लोग, यहाँ पर ये लोग चाहते हैं, यहाँ का कल्चर क्या है कि हर रोज एक्सपेरिमेंट करो, कुछ ना कुछ इनोवेट करो, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करो, और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प करो। यानी यहाँ पर क्रिएटिविटी पर बहुत फोकस किया जाता है कि आपको क्रिएटिव बनना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशंस यहाँ पर करनी है, कुछ नया आपको यहाँ पर कर कर दिखाना है। ठीक है ना। नेक्स्ट कल्चर जो है मेरे पास मार्केट कल्चर है, जो कि रिजल्ट्स के ऊपर फोकस्ड है। मार्केट को तो आप सेल्स से कनेक्ट कर दो, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सेल्स से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो फर्म्स हैं, वो मार्केट कल्चर पर चलती हैं। ये चाहती हैं कि आपको क्या करना है, आपको रिजल्ट्स निकालने हैं, है ना। यानी कि आपको सेल्स टारगेट, परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। तो कंपटीशन, रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस पर जहाँ फोकस होगा वो क्या होगा, मेरे लिए मार्केट कल्चर होगा।
और लास्ट कल्चर मेरे पास है हिरार्की कल्चर। हिरार्की कल्चर जो है वो रूल बेस्ड होता है। आप तो हिरार्की कल्चर से काफ़ी फेमिलियर हो, क्योंकि ये जो कल्चर है ये बैंक्स के अंदर चलता है, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर चलता है। ये कहते हैं कि रूल्स से ही स्टेबिलिटी आ सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारे ट्रेड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, रूल्स प्रोसीजर्स क्या हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर, कंट्रोल, स्टेबिलिटी, फॉर्मल लाइंस को फॉलो करना, वो सब चीज़ें हमारी हिरार्की कल्चर में आएंगी कि आप एक हिरार्की को फॉलो कर कर चलो, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर कर चलो। तो क्लैन कल्चर जो कि लोगों पर फोकस कर रहा है, हम एक फैमिली है, मिल बांट कर टीम वर्क से काम करेंगे। एडोक्रेसी कल्चर आपका आइडियाज पर बेस है, नया नया सोचो, नया नया इनोवेट करो और ग्रो करो। तो टेक कंपनीज जो हैं वो ज़्यादातर एडोक्रेसी कल्चर पर चलती हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस आपकी सेल्स से रिलेटेड है ना, जो यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, उनका कल्चर कैसा है, उनका कल्चर है रिजल्ट ओरिएंटेड, कि आप मेरे को रिजल्ट दो, सेल्स के टारगेट अचीव करो, परफॉर्मेंस के टारगेट अचीव करो। तो वो क्या है, रिजल्ट, है ना। तो वहां पर क्या आ जाएगा, मार्केट कल्चर आ जाएगा। और एक हमारे पास हायरार्की कल्चर है जो कि रूल बेस्ड रहता है। बैंक्स इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज पर। चेंज का मतलब क्या है, देखो, चेंज इज द अल्टीमेट कांस्टेंट, एक ऐसी सेइंग है ना। चेंज इज द अल्टीमेट कांस्टेंट का मतलब क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम चेंजेस लेकर आने पड़ते हैं, है ना। वो चेंजेस ऑपरेशनल लेवल पर हो सकते हैं, वो चेंजेस टेक्नोलॉजिकल लेवल पर हो सकते हैं, है ना। जैसे नई टेक्नोलॉजी आई, एक ज़माना था जब सब काम हाथ से किए जाते थे, पेन एंड पेपर से किए जाते थे, फिर क्या आ गए, फिर कंप्यूटर्स आ गए। तो कंप्यूटर्स का आना एक रेवोल्यूशन था, कंप्यूटर्स का आना एक चेंज था, है ना। तो उस चेंज को लेकर आना क्या था, टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होना। वर्किंग 100% चेंज हो गई जब हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए। तो process of modifying the organization structure through processes, through technology या working practices को आप अगर अडेप्ट कर रहे हो, तो वो आपके लिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का चेंज रहेगा। ठीक है ना। अब ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की तो हमने बात समझ ली, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना इतना आसान नहीं है, है ना। हमारी जो भी करंट स्टेट है, हम उसमें टेक्नोलॉजी, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन, मार्केट का कंपटीशन, हमारा कंपटीटर कुछ नया कर रहा है तो हमें भी नया करना पड़ेगा बिजनेस की ग्रोथ के लिए। मतलब बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से हम ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव लेकर आते हैं। और बदलाव ऑर्गेनाइजेशन में लाना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है। बट ये चेंजेस लाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। जब भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने हैं तो चेंज लाने वाले यानी जो मैनेजमेंट है उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जो हैं वो वहाँ पर करने पड़ते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज लाना है वो हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेकर आना। ठीक है ना। तो चेंज की कैटेगरीज हमारे पास क्या है, तीन तरह से हमारे पास चेंजेस आएंगे। वन, चेंजेस आर डेवलपमेंटल चेंजेस, यानी ऐसे चेंजेस जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, एग्जिस्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, वो हमारे लिए क्या होंगे, डेवलपमेंटल चेंजेस होंगे, जिसमें हम एम्प्लॉयज़ के टैलेंट ट्रेनिंग करवाते हैं, प्रोसेसेस को इम्प्रूव कराते हैं, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कराते हैं। तो ये क्या है, डेवलपमेंटल टाइप के चेंजेस हैं। फिर कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो ट्रांजिशन लेकर आते हैं, आपको करंट स्टेट से न्यू वर्किंग पर लेकर आते हैं। जैसे ईआरपी का इम्प्लीमेंटेशन, जैसे डिपार्टमेंट्स को रीस्ट्रक्चर कर देना। पहले आप एचआर में थे, आपको उठा के मार्केटिंग में डाल दिया, तो आपके लिए दैट इज अ ट्रांजिशनल चेंज, है ना। फिर एक हमारे पास होता है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, जिसमें आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रीडिफाइन कर देते हो। जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आया, मैंने आपको एग्जांपल दिया। जैसे हमने क्या किया, हम कंप्यूटर, जो हमारा हैंड रिटन पेन एंड पेपर है, उससे हम कंप्यूटर्स पर शिफ्ट हो गए। तो वो क्या था, वो एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन था। बिजनेस मॉडल्स में चेंज लेकर आना, कोई नई ऑर्गेनाइज किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज कर लेना, एक्वायर कर लेना किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसकी वजह से भी ट्रांसफॉर्मेशनल लेवल पर चेंजेस आते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही यूजुअली रीडिफाइन हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज की रेजिस्टेंस की, कि हम कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए। बट
ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज चेंजेस इतने आसानी से आपको लाने नहीं देंगे, क्योंकि एम्प्लॉयज पुराने काम के तरीके के साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं। अब उन्हें नया कुछ करने के लिए अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, जो कि हर एम्प्लॉय उसके लिए रेडी नहीं होता। तो अनविलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल्स और द ग्रुप्स कि वो ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस को एक्सेप्ट करें, ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस को अडेप्ट करें, वो क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज है। लोग चेंज को रेजिस्ट नहीं करते हैं, लोग अनसर्टेनिटीज को रेजिस्ट करते हैं। अब जैसे पहले सब लोग अपना काम खुद करते थे, है ना, बुक से रीडिंग करते थे या फिर ज्यादा से ज्यादा गूगल करते थे, है ना। अब क्या हुआ, एआई आ गया। जब एआई आया तो चाहे मजबूरी में कह लो और चाहे आप कह लो कि रिक्वायरमेंट है ना, सब लोग एआई पर शिफ्ट हो चुके हैं। हर आज के टाइम पे हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो किसी टेक कंपनी में काम कर रहा है, एवरीवन इज यूजिंग एआई, है ना। इवन द सीनियर मैनेजमेंट्स आर टेलिंग पीपल दैट दे शुड यूज एआई, ताकि काम जो है वो जल्दी कवर हो जाए, है ना। तो इसीलिए जो है चेंजेस जो है ऑर्गेनाइजेशन में लाए जाते हैं। अब चेंजेस तो लाए जा रहे हैं बेहतरी के लिए, तो जिन्होंने इन चेंजेस को जल्दी अडॉप्ट कर लिया वो आगे बढ़ जाएंगे, अदरवाइज दे विल लैक बिहाइंड अ लॉट ऑफ पीपल, और जिस वजह से अनसर्टेनिटीज आ जाएंगी, जिस वजह से ऑर्गन उनकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो तो बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हो जाएगी। ठीक है ना। सो क्यों एम्प्लॉयज चेंजेस के लिए रेजिस्ट करते हैं? सबसे पहले अननोन का फियर, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। जो चेंज आया है या जो चेंज इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उस चेंज के बारे में दे आर नॉट 100% नॉलेजेबल, उनको उस बात की नॉलेज नहीं है। तो उन्हें अंदर से अपने ऊपर एक सेल्फ डाउट रहता है कि व्हाट इफ मैं इसको अडॉप्ट नहीं कर पाऊंगा, है ना। दूसरा फियर जॉब लॉस का। जैसे अब मैंने आपको एआई वाला एग्जांपल दिया, ज़्यादातर जो टेक कंपनीज हैं वहाँ पर लोगों की जो जॉब्स हैं वो लूज हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज, है ना। क्योंकि इतना ड्रास्टिक लेवल का चेंज है एआई का इंट्रोडक्शन, कि अब जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाना है वो काफ़ी ईजी हो गया ना, क्योंकि कोडिंग वगैरह जो है वो एआई के थ्रू हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी मुझे रिप्लेस कर देगी, ऐसा सोचना भी आपके लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस लेकर आता है। फिर आप एग्जिस्टिंग मेथड के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हो, आप नए मेथड्स को अडॉप्ट नहीं कर पाते हो। स्किल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली नहीं प्रोवाइड करवाती हैं नए सिस्टम्स को यूज़ करने के लिए। पुअर कम्युनिकेशन, क्योंकि क्लियर रीजंस नहीं दिए गए हैं कि आपको चेंज क्यों लेकर आना है, तो उस वजह से भी एम्प्लॉयज चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। और साथ ही साथ उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कंट्रोल जो है वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर ख़त्म हो जाएगा अगर वो नए चेंज को अडॉप्ट करेंगे। तो देर आर अ लॉट ऑफ रीजंस जिस वजह से यूजुअली एम्प्लॉयज चेंजेस के लिए रेजिस्ट ही करते हैं। ठीक है ना। सो अब हम चेंज मैनेजमेंट की अप्रोचेस पढ़ेंगे। सम ऑफ द experts have given their theories, they given their models regarding the change management। ठीक है ना, कि किस तरीके से चेंजेस को अडेप्ट किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमारे पास 7 अप्रोचेस हैं, बारी बारी से हम इन सभी अप्रोचेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ल्यूइन्स चेंज मैनेजमेंट मॉडल, जो कि कर्ट ल्यूइन ने दिया। और इन्होंने क्या बोला, आइस वाटर एंड आइस। इन्होंने बोला कि जब हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने हैं तो हमें क्या करना है, हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने के लिए पहले जो हम जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं उसे हमें, मतलब अगर आइस वाटर आइस को समझ कर देखो, तो हमारे पास मान लो आइस पहले एक क्यूब की शेप में थी, मुझे अगर इसकी शेप चेंज करनी है, इस एग्जांपल को ध्यान से सुनना, अगर मुझे इस क्यूब की शेप चेंज कर कर मुझे इसे सिलेंड्रिकल बनाना है, तो इसे सिलेंड्रिकल बनाने के लिए मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, और फिर से मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी फ्रीज्ड है, ठीक है ना। फ्रीज को मैंने मेल्ट करा और मेल्ट कर कर इसको मैं क्या करूंगी, रीफ्रीज करूंगी, तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। ऐसा ही होगा ना। तो कर्ट ल्यूइन ने इसी मेथोडोलॉजी को यूज किया और समझाया कि स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले वाले मेथड्स को छोड़ना पड़ेगा, आपको नए मेथड्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और तभी शेप जो है वो चेंज हो पाएगी, तभी आप नए मेथड्स को अडॉप्ट कर पाओगे। कि अनफ्रीज करो यानी कि पहले प्रिपेयर करो फॉर द चेंज।
ऑर्गेनाइजेशन को अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि ऐसा चेंज लाना क्यों ज़रूरी है ताकि रेजिस्टेंस टू द चेंज रिड्यूस हो पाए। फिर उसके बाद चेंजेस को इम्प्लीमेंट करो, नए वर्किंग स्टाइल को इम्प्लीमेंट करो। पहले लोगों को प्रिपेयर करो चेंजेस के लिए, फिर नए वर्किंग स्टाइल को इम्प्लीमेंट करो जिसमें आप नए प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को, पार्टिसिपेशन को एनकरेज कर रहे हो, और फिर रीफ्रीज कर दो, यानी कि इस चेंज को बाद में क्या बना दो, परमानेंट। अब एकदम से अचानक से, सपोजिंगली अब संडे था कल और आज आप मंडे को ऑफिस गए और मंडे को ऑफिस जाने के बाद यू फेल्ट कि अचानक से सब कुछ चेंज हो गया, ऐसे तो आप चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करोगे, है ना। आपको पहले आपका माइंड, ऑर्गेनाइजेशन आपकी प्रिपेयर करेगी कि ऐसा चेंज लाने का हम सोच रहे हैं, फिर नए वर्किंग स्टाइल को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और फिर उसे रीफ्रीज कर दिया जाएगा, यानी उस चेंज को परमानेंट बना दिया जाएगा। नई प्रैक्टिसेस अडॉप्ट होंगी, प्रोग्रेस मॉनिटर की जाएगी, और जो एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें रिवॉर्ड वगैरह दिया जाएगा, सो दैट अदर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो गेट एनकरेज्ड विद दैट। ठीक है ना। तो क्लियर है हमें ल्यूएंस का चेंज मैनेजमेंट मॉडल, जो कि आइस वाटर आइस के ऊपर बेस्ड है। आप सिर्फ ये फ्रीज, मेल्ट और रीफ्रीज को अच्छे से दिमाग में फिट कर लो तो आपको वहीं पर ही क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है ना। सेकेंड है मेरे पास मैकिन्जीज का 7S मॉडल। मैकिन्जी एंड कंपनी ने 1970s में बनाया था। इन्होंने बोला कि चेंज को मैनेज करने के लिए वी हैव 7 स्टेजेस, है ना, और इन सब स्टेजेस का अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने बोला कि हमें स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, हमें ऑर्गेनाइजेशन के जो मतलब हमें जो गोल्स अचीव करने हैं उनके लिए हमें प्लान्स बनाने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। लीडरशिप मैनेजमेंट अप्रोच क्या होगी, शेयर्ड वैल्यूज़ क्या होंगी, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होगा। देन स्किल्स क्या होंगे, कोर कॉम्पिटेंसीज एबिलिटीज़ की बात की गई, प्रोसेसेस एंड डेली ऑपरेशंस की बात की गई, और स्टाफ की जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो किस तरह से काम करेंगे। तो सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा मैकिन्जी ने कहा। मैकिन्जी ने कहा एम्प्लॉय, सिस्टम, लीडर्स, स्किल्स सबका अलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर हमें चेंजेस को मैनेज करना है तो वी नीड टू अलाइन ऑल दी 7S, नेमिंग, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, स्टाइल, शेयर्ड वैल्यू, स्किल, सिस्टम एंड स्टाफ। तभी हम चेंजेस को मैनेज कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लियर। थर्ड मेरे पास क्या है, कॉटर्स का चेंज मैनेजमेंट मॉडल। ठीक है ना, जो कि जॉन पी कॉटर ने दिया, और इन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का चेंज को लेकर जो रिएक्शन होता है उसके 8 फेजेस है। ठीक है ना। सो आपको यहाँ पर एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है। कैसे कि सबसे पहले अर्जेंसी क्रिएट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले अर्जेंसी क्रिएट की जाती है, यानी अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि चेंज क्यों ज़रूरी है। ठीक है ना। कॉटर ने बोला आप ये 8 स्टेप्स को फॉलो करो, जिसमें पहला स्टेप क्या है कि आप अर्जेंसी क्रिएट करो, यानी आप ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को ये बताओ कि वाई दैट चेंज इज नेसेसरी। फिर आप उसके बाद एक टीम डेवलप करो। ठीक है ना। एक लीडरशिप टीम डेवलप करो, अलग अलग लोगों को, अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों को पिकअप करके आप एक टीम सेटअप करो जो कि इस चेंज को लाने में आपकी हेल्प करेगी। फिर विजन और स्ट्रैटेजी डेवलप करो कि आपका बिजनेस का फ्यूचर डायरेक्शन किस तरफ जाना चाहिए। फिर अपना विजन अपने सभी एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करो, एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करो, एम्प्लॉयज़ को बूस्ट करो कि वो जो है अपने जो भी चेंजेस आने वाले हैं उनके बीच की जो भी, उन्हें चेंज लाने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऑब्स्टैकल आ रहा है, तो उस ऑब्स्टैकल को रिमूव करने में हेल्प करो। ठीक है। छोटे सक्सेसेस को सेलिब्रेट करो, कहने का मतलब कि जो जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो चेंज के लिए अग्री कर गए हैं या चेंज को अडॉप्ट करना जिन्होंने शुरू कर दिया, तो उन शॉर्ट टर्म विंस को जो है आप सेलिब्रेट करना स्टार्ट करो। फिर सस्टेन कर कर चलो इसको, कि आपके कुछ एम्प्लॉय शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ काम जो है वो आपका चेंज होना शुरू हो गया है, तो धीरे धीरे अपने काम में जो चेंजेस हैं उनको और ज़्यादा इनकलकेट करो, और ज़्यादा इम्प्रूव करो, चेंजेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करो, एंड देन एंकर द चेंज, कि आपका जो चेंज है वो बिल्कुल कंप्लीटली सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब समराइज किया जाए तो अगर,
तो क्या है, सबसे पहले नीड क्रिएट करो, फिर एक टीम बिल्ड करो जो उस चेंज को इम्प्लीमेंट करेगी, फिर अपना विजन सेट करो, और विजन सेट करने के बाद ये टीम जो है पूरे एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस को कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगी। जो एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने की कोशिश करो ताकि एम्प्लॉयज़ आपके एम्पावर हों। छोटे छोटे विंस को जो है सेलिब्रेट करो, अपने चेंजेस के इम्प्लीमेंटेशन को कंटिन्यू करते रहो, और यही आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फिर एक कल्चर बन जाएगा। यही नया तरीका आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका बन जाएगा। क्लियर है? अगला मेथड देखते हैं, नज थ्योरी। नज थ्योरी का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नज? दैट यू आर पोकिंग समवन, है ना? तो एक ऐसी अप्रोच जहां पर पीपल चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं, बट कैसे? थ्रू द पॉजिटिव सजेशंस, थ्रू द सटल गाइडेंस। इमेजिन करो आप एक एम्प्लॉय हो, है ना? तो आपके मैनेजर या जो भी आपके सुपीरियर हैं, वो अगर आपको पॉजिटिवली सजेस्ट करें दैट यू शुड ब्रिंग दिस चेंज, है ना, आपको अपने काम में ये तरीका इस तरीके की जगह इस तरीके बदल देना चाहिए, आपको गाइड करें, तो वो मेंटली आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, एंड यू एक्चुअली अडॉप्ट टू दोज चेंजेस रादर देन अगर आपको आपके काम के लिए पनिश किया जाए तो आप थोड़े से वहाँ पर गुस्सा हो जाते हो, आपको थोड़ा सा बुरा लगता है, तो आप उस चेंज को लाने में थोड़ा सा रेजिस्ट करते हो, है ना? तो नज थ्योरी यही कहती है कि आप पॉजिटिव सजेशन, सटल गाइडेंस के थ्रू चेंजेस लेकर आ सकते हो। अगर आप फोर्स करोगे, कोएर्शन करोगे, तो चेंजेस को लाना पॉसिबल नहीं होगा। कि कोई भी डिसीजन है उसके लिए जेंटल नज इज ओके, कि आप सटल गाइडेंस दो ताकि चॉइस जो है आसानी से की जाए, और इसी के बेसिस पर एम्प्लॉयज जो है वो बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। बट इफ यू फोर्स इट टू देम, if you put pressure of your orders on the your subordinates, तो उस केस में compliance नहीं होती है। लोगों को लगता है कि ये मेरे पे कैसे ऐसे बोल रहा है, और ऐसे से जो भी पर्सनल थॉट्स हैं, तो लोग यूजुअली कंप्लाई नहीं करना पसंद करते हैं। ऐसे चेंजेस सिर्फ टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट लेवल पर चेंजेस नहीं आते हैं। बट अगर समझाया सिखाया जाए, पॉजिटिव सजेशन दिए जाए, सटल गाइडेंस दी जाए, तो ज़रूर ये एक मतलब ह्यूमन बिहेवियर है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उस चेंजेस को ईजिली अडॉप्ट जो है वो कर लेते हैं। तो किस तरीके से नजेस किए जाते हैं? छोटे छोटे रिमाइंडर ईमेल्स की वजह से, जिसमें आप एम्प्लॉयज़ को एनकरेज कर रहे हो कि ट्रेनिंग कंपलसरी है तो आप इसको कंप्लीट कर लो। डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के थ्रू, जिसमें आप ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज़ को एनरोल करा रहे हो किसी वेलनेस प्रोग्राम में, किसी रिटायरमेंट प्रोग्राम में। आप परफॉर्मेंस डैशबोर्ड्स बना रहे हो जिसमें सबकी परफॉर्मेंस को डिस्प्ले किया जा रहा है। सो विदाउट हर्टिंग एनीवंस फीलिंग, आप जो काम अच्छा कर रहे हैं उनका काम वहाँ पर लीडर बोर्ड पर दिखा रहे हो। तो वो लीडर बोर्ड्स क्या कर रहे हैं? वो बाकियों को भी एनकरेज करें दैट दे शुड ऑल्सो वर्क हार्ड टू रीच दैट लीडर बोर्ड, है ना? स्कूल टाइम्स को याद करो, क्लास में एक चार्ट लग जाता था जिसके ऊपर स्टार्स लगाए जाते थे, है ना? तो वहाँ स्टार्स क्यों लगाए जाते थे? ताकि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना काम अच्छे से करें। दैट वाज अ नज थ्योरी। ठीक है ना? तो रिकॉग्निशंस दो, रिवॉर्ड्स दो, कि अप्रिशिएट करो जो काम अच्छा कर रहे हैं, ताकि सब लोग अपना काम अच्छा करें, टू गेन दैट अप्रिसिएशन। ठीक है ना? नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा ADKAR मॉडल। ठीक है, ये थोड़ा सा मॉडल एक्रोनियम बेस्ड है। 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस मॉडल के अंदर, जो कि एक इंडिविजुअल को अडेप्ट करने पड़ेंगे ताकि चेंजेस सक्सेसफुली अडेप्ट हो पाए। ठीक है ना? तो इनको भी आपको ऑर्डर में ही फॉलो करना है। A फॉर अवेयरनेस, D फॉर डिजायर, K फॉर नॉलेज, A फॉर एबिलिटी, एंड R फॉर री। तो यहाँ पर ये मान लो कि जैसे बैंक में एक नया सॉफ्टवेयर लेकर आ रहे हो, तो पहले आपको उस सॉफ्टवेयर को लाने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं कि बैंक में एक न्यू सॉफ्टवेयर आ रहा है। ठीक है ना? तो इस न्यू सॉफ्टवेयर को लाने के लिए पहले अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको समझाना पड़ेगा कि ये चेंज क्यों ज़रूरी है। फिर आपको उनके अंदर एक विलिंगनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना? कि जो भी आपके बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो विलिंगली इस चेंज को सपोर्ट करें। फिर आपको उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। यहाँ पर नॉलेज का मतलब क्या है? कि आप उनको ट्रेनिंग दोगे उस नए सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। फिर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा, कि जो भी उन्होंने ट्रेनिंग में सीखा वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, कि वो उस सॉफ्टवेयर को यूज भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना? और फिर रीइंफोर्समेंट होगी, यानी कि फिर आपका एप्रिसिएशन वाला स्टेज आ जाएगा, जिसमें आप ये देखोगे कि जो एम्प्लॉयज़ काम अच्छा कर रहे हैं उन्हें आप रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन दोगे, ताकि बाकी लोग भी अच्छे से उस काम को करें।
ठीक है ना। तो काफी सिंपल सा है, बस आपको नाम याद रखने हैं। ADKAR इज अवेयरनेस, डिजायर, नॉलेज, एबिलिटी एंड देन री इनफोर्समेंट। क्लियर है जी। सिक्स्थ मेरे पास क्या है, ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल। अब ADKAR जो मॉडल था वो फोकस कर रहा था कि इंडिविजुअल की नीड्स क्या है फॉर अडॉप्टिंग द चेंजेस। उन्होंने कहा कि अगर हमें कोई चेंज लेकर आना है तो हमें इंडिविजुअल पर फोकस करना पड़ेगा। उसको पहले हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, फिर हमें उसकी उसके अंदर एक विलिंगनेस डेवलप करनी पड़ेगी, फिर उसकी नॉलेज लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग वगैरह आपको करवानी पड़ेगी। ट्रेनिंग करवाने के बाद आप ये देखते हो कि उसको धीरे धीरे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए, और जो काम अच्छा कर रहे हैं आपने उन्हें रिवॉर्ड रिकॉग्निशन दिया, है ना। तो इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया गया ADKAR के अंदर। बट ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल क्या कह रहा है कि एक ऐसी इमोशनल जर्नी जिसके थ्रू लोगों को गुजरना पड़ता है जब भी चेंजेस आते हैं, तो उस इमोशनल जर्नी के बारे में बात कर रहा है आपका ब्रिजेस ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। ये कह रहा है कि नए ब्रांच में कंफर्टेबल होने में जैसे किसी को टाइम लगता है, तो उसे एक टाइम देना चाहिए टू ट्रांजिट इनटू द न्यू चेंज, है ना। तो यहाँ पर विलियम ब्रिजेस ने एक्सप्लेन किया कि चेंज एक्सटर्नल है, ठीक है ना, और ट्रांजिशन इंटरनल है, क्योंकि मेरे मन में आएगा तो आई विल चेंज, है ना। तो और इंटरनल के साथ साथ मेरी साइकोलॉजी अगर उस चेंज को एक्सेप्ट करेगी, देन ओनली आई विल बी विलिंग टू ब्रिंग दैट चेंज। तो उन्होंने बोला कि हमें जो है थोड़ा टाइम जो है वो वहाँ पर देना पड़ेगा। तो इसमें क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, दैट एंडिंग, लूजिंग एंड लेटिंग गो, कि एम्प्लॉयज बिगिन टू लीव बिहाइंड द ओल्ड वेज ऑफ वर्किंग। जब भी कोई चेंज आएगा, एम्प्लॉय एकदम से अपनी पुरानी वर्किंग को बंद नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे अपनी पुरानी वर्किंग स्टाइल को छोड़ता है और तभी वो नए वर्किंग स्टाइल में आता है, ठीक है ना। आप ऐसा समझ लो जैसे जॉब ट्रांजिशन होता है ना। पहले कोई पर्सन जो है वो किसी बैंक में नहीं था, ठीक है ना, बाद में उन्होंने बैंक ज्वाइन किया। पहले वो मान लो एक टेक कंपनी में था, और उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट बैंक ज्वाइन कर लिया। तो दोनों की वर्किंग कितनी अलग अलग है ना। तो एकदम से अगर एक टेक कंपनी का पर्सन जब बैंक में आएगा, तो एकदम से वो सारे काम करने के तरीके नहीं सीख जाएगा। अगर वो पहले टेक कंपनी में था, तो उसको पहले पुराने तरीकों को धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। फिर वो एक न्यूट्रल जोन में आएगा, जहां पर वो पुराने तरीके और न्यू तरीके के बीच में जो है वो एक ट्रांजिशन फेज उसका लेकर आएगा, और फिर वो नए वर्किंग स्टाइल को लेकर आएगा। तो एक ऐसी इमोशनल जर्नी जो एक चेंज के अंदर एक एम्प्लॉय को लेकर आनी पड़ती है, वो मेरे लिए क्या है, ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल है। एंड देन द लास्ट वन इज कबलर्स रॉस चेंज कर्व। यहाँ पर इमोशनल जर्नी की बात की गई है कि एक इंडिविजुअल जो है जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस आते हैं, तो वो एक काफ़ी इमोशनल जर्नी के थ्रू जाता है। तो वही आपको ग्राफ में डिपिक्टेड है कि सबसे पहले तो डिनाई करता है। कभी भी कोई चेंज जब ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करने की बात होती है, सबसे पहले एम्प्लॉयज़ का काम है उस चेंज के लिए डिनाई करना, कि हमें इस चेंज की क्या ज़रूरत है, हम तो अपना काम पहले ही बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अभी काम में क्या कमी है। जो इनफॉर्मल ग्रुप्स है ना, वहाँ पर रूमर्स, गॉसिपिंग बढ़ जाती है जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आता है, कि एम्प्लॉयज स्ट्रगल करते हैं कि वो नए रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर उन्हें गुस्सा आ जाता है, फिर दे गेट एंग्री कि ये फेयर नहीं है, हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन वगैरह, क्योंकि जैसे जैसे आप डिस्कशन स्टार्ट करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में फ्रस्ट्रेशन जो है एम्प्लॉयज के अंदर वो बढ़ जाती है। फिर डिप्रेशन फेज आता है, जहां पर एम्प्लॉयज ये फील करते हैं दैट दे वोंट बी एबल टू डू दिस, ठीक है ना, कि उनसे काम नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आता, अनसर्टेनिटी फील होती है। बट धीरे 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 जैसे अब लग रहा है कि और कोई ऑप्शन तो है नहीं, अडॉप्ट तो करना ही करना पड़ेगा, तो फिर वो एक्सेप्टेंस वाले लेवल पर चले जाते हैं कि ट्राई करके देख लेते हैं, कोशिश कर लेंगे, अगर हो जाएगा तो। एंड देन दे कमिट टूवर्ड्स द न्यू थिंग। जो भी चेंज जो लेकर आया जा रहा है, उस पर कमिटमेंट आ जाती है कि परफॉर्मेंस जो है वो धीरे धीरे उसको जब अडेप्ट करना शुरू करते हैं, तो अगर उनका काम ठीक से होने लग जाता है, तो कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, एंड दे स्टार्ट टू एम्ब्रेस दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ चेंज, ठीक है ना। तो पहले डिनाई, फिर एंग्री, फिर डिप्रेशन, फिर एक्सेप्टेंस, एंड लास्ट में कमिटमेंट, ठीक है ना। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने काफ़ी कुछ आज पढ़ लिया। हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा, फॉर्मल इनफॉर्मल की बात करी, उनका कंपैरिजन किया, फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर देखा
कि क्लैन, एडोक्रेसी, मार्केट और हिरार्की कल्चर क्या थे। फिर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की बात की, चेंज के 3 लेवल्स पढ़े हमने, डेवलपमेंटल, ट्रांजिशनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। फिर हमने देखा कि चेंज लाना इतना आसान नहीं है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है चेंजेस को लेकर। और 7 पॉपुलर अप्रोचेज या मॉडल्स जिन्हें आप कह सकते हो हमने पढ़े कि जो चेंज लाने में यूज़ किए जाते हैं। और हर मॉडल जो है हर अलग तरीके से चेंज को देख रहा है, बट अल्टीमेटली चेंज लाने की ही बात कर रहा है। सो क्वेश्चंस कर लेते हैं आज वाले टॉपिक से रिलेटेड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन or a party. The chain of responsibility moves downward from superior to subordinate. देखो, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट लेक्चर में किया था, ये तो गलत है कि चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपवर्ड जाती है, अथॉरिटी डाउनवर्ड आती है। रेफरेंट अथॉरिटी इज बिल्ट ऑन एस्टीम and admiration of the leader, and for a subordinate is accountable only for the responsibility linked to the authority delegated। तो बिल्कुल ठीक बात है आपकी यहाँ पर कि जो सबॉर्डिनेट है वो अपने जितना काम उसे डेलीगेट किया गया उसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, जितना काम उसे दिया गया उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज कॉमनली फाउंड इन बैंक्स एंड गवर्नमेंट ऑफिस। कौन सा कल्चर अडॉप्ट होता है भाई आपके उसमें, हेरारकी कल्चर अडॉप्ट होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, आपको मैच करना है, मॉडल्स दिए हुए हैं और मॉडल्स को आपको उनके आइडियाज के साथ मैच करना है। ल्यूइन का मॉडल था फ्रीज चेंज अनफ्रीज वाला, यानी ये हो जाएगा मेरे पास सेकंड। ADKAR वाला जो है वो अवेयरनेस से स्टार्ट होता है, अवेयरनेस, डिजायर, नॉलेज, एबिलिटी एंड रीइंफोर्समेंट। कबलर रॉस मॉडल जो है वो कहता है कि इमोशनल चेंजेस आते हैं, डिनायल एंगर बार्गेनिंग वाला जो मेरे पास है वो आ जाएगा। ब्रिजेस मॉडल जो है वो कहता है कि पहले लेट गो करो, फिर न्यूट्रल जोन में आ जाओ और फिर नए बिगिनिंग्स पर चले जाओ, जिसमें हमने एग्जांपल लिया कि एक पर्सन पहले टेक कंपनी में था और बाद में उसने गवर्नमेंट बैंक ज्वाइन कर लिया। तो 2 3 1 4 जो है वो मेरा ऑर्डर रहेगा, यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कोई भी डाउट क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, और फॉर एनी अदर काइंड ऑफ डाउट्स क्वेरीज रिगार्डिंग JIB एंड CIB यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241 एंड ईमेल अस ऑन hello@edutab.co.in। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड बाय बाय।